आइए शुरू करते हैं। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, 50 ऑफ 1968। ये एक्ट आया था जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बनाने का, कि इस एक्ट के माध्यम से संसद में इस एक्ट को पारित किया गया था। तो जो रूल्स हम पढ़ते हैं वो इस एक्ट के ऊपर बनाए गए हैं। इस एक्ट के जब संविधान में ये पास किया गया कि हम एक ऐसी फोर्स को बनाना चाहते हैं जो हमारे देश के पीएसयूज़ को सुरक्षित रख सके, वो सीएसएफ कैसे चलेगी, उस फोर्स के जो रूल्स हैं वो इस एक्ट के आधार पर बनाए गए हैं। तो अक्सर हम ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एक्ट ही रूल्स हैं, क्या नहीं। ये संविधान में संशोधन करने के बाद जो एक्ट लाया जाता है या विधेयक लाया जाता है, ये वो एक्ट है जो संसद में पेश किया जाता है। और ये मॉडिफाई किया गया था एक्ट नंबर 14 ऑफ 1983, 20 ऑफ 1989, 40 ऑफ 1999 एंड 22 ऑफ 2009। मतलब कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है। एक्ट नंबर 14 1983 में, 20 ऑफ 1989 में, और 40 एक्ट नंबर 40 1999 का, और 22वां 2009 का। यानी कि लगभग 4 बार इसके अंदर संशोधन हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए, एक तरफ सेक्शंस लिखे हुए हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर उसका पेज नंबर, मतलब बताया गया कि इस एक्ट के इस पेज पे ये है। तो सेक्शन नंबर 1 में है शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स है। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। एक्ट नंबर 5 में है मतलब सेक्शन 5 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एनरोल्ड मेंबर्स ऑफ द फोर्स। 6 में है सर्टिफिकेट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स। 7 है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। 8 में है डिसमिसल, रिमूवल एक्सेट्रा ऑफ एनरोल्ड मेंबर्स ऑफ द फोर्स। 9 है अपील एंड रिवीजन। 10 है ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स। 11 पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। 12 है पावर टू सर्च विदाउट वारंट। 13 में बताया गया है प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। 14 है डेपुटेशन ऑफ द फोर्स टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन पब्लिक सेक्टर। 14A टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स। 15 officers and members of the force to be considered always on duty and liable to be employed anywhere in India. 15A restrictions respecting rights to form association, etc. 16 responsibilities of member of the force during suspension. 17 है surrender of certificate, arms, etc. by person seizing to be member of the force. 18 है penalties for neglect of duty, etc. 19 है application of Act 22 of 1922 to members of the force. 20 है certain acts not to apply to member of the force. 21 है protection of acts of member of the force. 22 power to make rules। और उसके बाद ये सेक्शंस हमारे ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, नंबर 50 ऑफ 1968। अब इसके जो बताया गया है इसमें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स owned by the central government and certain other industrial undertaking, employees of all such industrial undertakings, and to provide technical consultancy services to industrial establishment in the private sector and for matters connected therewith। मतलब कि ये एक्ट हम इसलिए बना रहे हैं, ये एक आर्म फोर्स को बनाने के लिए जो यूनियन की आर्म फोर्स होगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, और कुछ अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के, या चाहे टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी हो, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स को सुरक्षा प्रदान करेगी और ये सब कार्य करेगी। ऐसी फोर्स का निर्माण करने के लिए एक्ट बनाया जा रहा है। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 19th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। और ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया है 19th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। यानी कि जो 19वां साल होगा गणतंत्रीय भारत का, यानी कि 1950 में गणतंत्र बना और उसके 1969 में इनेक्ट किया जाएगा। बना दिया 1968 में था। अब इसका पहला जो धारा है उसमें डेफिनेशन क्या है, शो टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट
मे बी कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, इसको ये इस नाम से बुलाया जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू होगा। इट शैल केम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ये उस तारीख से फोर्स में आ जाएगा, मतलब उस तारीख से ये लागू हो जाएगा जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने ऑफिशियल गैजेट में पारित कर देगी। सेकेंड है डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जैसा कि कंटेक्स्ट से अलग कुछ नहीं। डायरेक्ट ए 2A में क्या है, डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 4 के द्वारा जिसे डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा, फोर्स का अपॉइंट किया जाएगा, वो डायरेक्टर जनरल होगा। 2AA क्या है, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स एनी सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अंडर ऑफिसर और एनी अदर member of the force of a rank lower than that of an under officer। जिस ऐसे मेंबर्स को एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बुलाया जाएगा जो एक सबॉर्डिनेट रैंक के होंगे या अंडर ऑफिसर होंगे या लोअर होंगे अंडर ऑफिसर की रैंक के, जैसे फॉलोवर से लेके इंस्पेक्टर तक। ए बी फोर्स मीन्स द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, जो अंडर सेक्शन 3 के अंडर जो हमने फोर्स बनाई है, कॉन्स्टिट्यूट की है फोर्स, उसका मतलब होगा फोर्स। AC फोर्स कस्टडी मीन्स द अरेस्ट ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ द फोर्स इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। फोर्स कस्टडी यानी कि बल के द्वारा जो कस्टडी में लिया जाएगा किसी को, उसका मतलब है एक ऐसा अरेस्ट जो एक मेंबर ऑफ फोर्स को, जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, उसमें उसको बंद करके रख सकेगा। बी में है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स एनी अंडरटेकिंग pertaining टू अ scheduled इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स एन अंडरटेकिंग engaged in any other industry or in any trade, business or service which may be regulated by parliament of law। तो अब इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की परिभाषा दी गई है। फिर सी है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय, या तो वो किसकी ओनरशिप हो या कंट्रोल हो या मैनेज की जाती हो एक गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, जिसको सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 द्वारा बनाया गया है, या एक कॉरपोरेशन हो जिसे इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट द्वारा, जो मैनेज की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 which is engaged in any industry or in any trade, business or service। Joint venture means a venture jointly undertaken by the central government or state government with private industrial undertaking। डी को हटा दिया गया है। ई है मैनेजिंग डायरेक्टर इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स द पर्सन whether called managing agent, general manager, chief executive officer or be any other name who exercises control over the affairs of that undertaking। भाई MD मैनेजिंग डायरेक्टर हम उसे ही बोलेंगे जो किसी अंडरटेकिंग के या PSU के जिसकी भी हम सुरक्षा करते हैं उसका हेड होता है। मेंबर ऑफ द फोर्स मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स अंडर दिस एक्ट, जिसे इस एक्ट के तहत फोर्स में अपॉइंट किया गया है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग means an industry owned, controlled or managed by a person other than the central or state government or any industrial undertaking in public sector। प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उसी को बोला जाएगा जो गवर्नमेंट जिसको नहीं कर रही है, वो एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। स्केड्यूल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलेंगे जो एंगेज है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में आर्टिकल मेंशन इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 और 65 ऑफ 1951। ऐसी स्केड्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको इस एक्ट के तहत बनाया गया है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज एन इंस्पेक्टर, अ सब इंस्पेक्टर और एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर बुलाया जाएगा। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स किन्हें बुलाया जाएगा, जिन्हें सेक्शन 4 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑफ द फोर्स, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया है फोर्स का। अंडर ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज ए हेड कांस्टेबल, नाइक और लैंस नायक।
Any reference in this act to a law which is not in force in any area shall, in relation to the area, be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that area. कैसा भी रेफरेंस इस एक्ट में जो लॉ के द्वारा इन दिस एक्ट टू अ लॉ विच इज़ नॉट इन फोर्स इन एनी एरिया शैल in relation to that area be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that area. मतलब ऐसा कोई कानून जो बनाया जाता है या बना हुआ है जो इसके अंदर तामील होता है तो वो भी माना जाएगा, उस कानून को पूरी तरीके से माना जाएगा इस एरिया में. अब सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, फोर्स का बनाया जाना. देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन टू बी कॉल्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. एक ऐसी फोर्स बनाई जाएगी और मेंटेन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, एक आर्म फोर्स जो यूनियन की होगी और जिसे CISF कहा जाएगा, फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई अंडरटेकिंग्स हैं उन जॉइंट वेंचर या प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कैसी भी प्रकार की ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है उन ड्यूटीज़ को करने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया है. सेकेंड, द फोर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर shall consist of such number of supervisory officer, subordinate officer, under officer and other or enrolled member of the force who shall receive such pay and other remuneration as may be prescribed. इस फोर्स को इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसमें कुछ सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, अंडर ऑफिसर्स होंगे और अदर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स होंगे जो रिसीव करेंगे अपनी तनख्वाह या जो भी उनको रेम्यूनरेशन मिलता है जैसे प्रिस्क्राइब की गई है CSF एक्ट एंड रूल्स में. सेक्शन 4 में है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स एंड सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर एज कंसिडर्ड नेसेसरी. सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स और अलग सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी जो जिनकी वो आवश्यकता समझेंगे. द डायरेक्टर जनरल एंड एवरी अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल हैव एंड मे एक्सरसाइज सच पावर्स एंड अथॉरिटीज़ एज प्रोवाइडेड बाई और अंडर दिस एक्ट. डायरेक्टर जनरल और सभी वो सुपरवाइजरी ऑफिसर जो ऐसे अपॉइंट किए गए हैं उनके पास ऐसी ताकत और ऐसी पावर्स दी जाएंगी, अथॉरिटी दी जाएगी जो एक्ट के द्वारा उनको दी जाएंगी, उसको वो एक्सरसाइज करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे. प्रोवाइडेड दैट द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाई सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. ऐसे सुपरवाइजरी ऑफिसर भी इन शक्तियों को काम में ला पाएंगे जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकाल देती है. छठा नंबर सेक्शन है अपना सर्टिफिकेट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स. एवरी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल. एक फॉर्म मिलेगा भर्ती होते समय जब भर्ती किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को अंडर द सील ऑफ डायरेक्टर जनरल, जिस पर सील लगी होगी डायरेक्टर जनरल की, और सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर एज अ डायरेक्टर जनरल में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. मतलब डायरेक्टर जनरल अगर किसी और ऑफिसर को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम कीजिए, उसकी सील होनी चाहिए. by virtue of which the person holding such certificate shall be vested with the powers of an enrolled member of the force. कि इस व्यक्ति को वो सारी पावर्स दे दी गई हैं जो एक एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को दी जानी है सिर्फ CSF एक्ट एंड रूल्स की तरह की वजह से. सच सर्टिफिकेट शैल सीज टू हैव इफेक्ट वेन एवर द पर्सन नेम्ड इन इट सीजेज फॉर एनी रीज़न टू बी एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स. तो ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो वो सीज हो जाएंगे जब वो व्यक्ति उस फोर्स का मेंबर नहीं रह जाएगा. सेक्शन 7 है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स. द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सुपरिंटेंडेंस है मतलब चलाने की जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड सब्जेक्ट देयर टू एंड टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी रूल मेड देयर अंडर द कमांड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल. और जो कमांड और रूल करने की जो सुपरविज़न की शक्ति है वो डायरेक्टर जनरल को दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन 1
The administration of the force within such local limits as may prescribed shall be carried on by such other supervisory officer as considered necessary in accordance with the provisions of this act and of any rules made thereunder, and every supervisory officer placed in charge of the protection and security of an industrial undertaking, joint venture, or private industrial undertaking shall, subject to any direction that may be given by the central government or the Director General in this behalf, discharge his function under the general supervision, direction and control of the managing director of that undertaking. इसमें यह बताया गया है कि जो भी कोई ऐसी पीएसयू या जॉइंट वेंचर जो भी ऊपर बताया गया था, ऐसी किसी भी संस्थान का सुरक्षा की जिम्मेदारी सुपरवाइजरी ऑफिसर को भी दी जा सकती है डीजी के बिहाफ में, और उसको चलाने की शक्ति लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी कि वो पीएसयू में किस तरीके की सिक्योरिटी के प्रबंध चाहता है, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर को मानने होंगे. डिसमिसल, रिमूवल एक्सेट्रा ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ये है 8 नंबर धारा में. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सच रूल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अंडर दिस एक्ट, सुपरवाइजरी ऑफिसर में 311 आर्टिकल 311 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कोई ऐसा कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक सुपरवाइजरी ऑफिसर कर पाएगा डिसमिस, किसी को डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, कंपलसरी रिटायरमेंट का ऑर्डर निकाल सकता है, रिड्यूस कर सकता है रैंक में किसी भी बल के एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स का, whom he thinks remiss or negligent in the discharge of his duty or unfit for the same. जिसको अगर उस सुपरवाइजरी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति नेग्लिजेंट है या अपनी सेवाओं को नहीं उठा पाएगा तरीके से, नहीं निर्वहन कर पाएगा, तो उसको वो फोर्स से जो ऊपर बताए गए डिसमिस और रिमूव वगैरह हैं, इनको ऐसा दंड दे सकता है. सेकंड में इसमें बताया गया है, अवॉर्ड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स टू एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स हु डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन ए केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर और हु बाई एक्ट ऑफ हिज ओन रेंडर्स हिमसेल्फ अनफिट फॉर द डिस्चार्ज देयर ऑफ. अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है या वो खुद से ऐसा छोड़ देता है, तो फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7 days पे और रिडक्शन इन पे स्केल, उसको 7 दिन तक का फाइन किया जा सकता है, या उसके पे स्केल को रिड्यूस किया जा सकता है, उसको ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीग और अदर ड्यूटी दी जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है ऑफिस से ऑफ डिस्टिंक्शन और डिप्राइवेशन ऑफ एनी स्पेशल इमोलमेंट, उसको कोई स्पेशल इमोलमेंट ना मिले उसे डिप्राइव किया जा सकता है, उसका विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, उसका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, विद और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, उसके प्रमोशन को रोका जा सकता है, उसको सेंश्योर दी जा सकती है. ठीक है. अब है 9 नंबर, अपील एंड रिवीजन. एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्रीव्ड बाई एनी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 8 may within 30 days from the date on which the order is communicated to him prefer an appeal against the order to such authority as may be prescribed the subject टू द प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन 2. मतलब किसी भी अगर एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को अंडर सेक्शन 8 जो अभी ऊपर बताया उसके तहत कोई सज़ा उसको दे दी गई है, तो जिस दिन से उसको वो लेटर मिलता है या उसको कम्युनिकेट किया जाता है, उस दिन से 30 दिन के भीतर वो उस सज़ा के खिलाफ अपील कर सकेगा ऐसी अथॉरिटी को जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है सब सेक्शन 2A में एंड सब सेक्शन 2B में एंड सब सेक्शन 3 में. द डिसीजन ऑफ द सेड अथॉरिटी देयर ऑन शैल बी फाइनल, और जो डिसीजन होगा उस अथॉरिटी का वो फाइनल होगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 days. और ये भी बताया जाता है कि जो अथॉरिटी है वो ऐसी अपील्स को 30 दिन के बाद भी सुन सकती है इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फिलिंग द अपील इन टाइम. अगर उसको ये अनुमान लग जाता है कि भाई 30 दिन के समय के अंदर वो अपील करने में असक्षम था कि नहीं सही कारणों से, तो वो उनको कर सकते हैं कि ठीक है आपकी अपील सुनी जा सकती है. सेक्शन 2 क्या है, इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी ऑफ एन अपील द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब. एक अपील को उसका डिस्पोज करने में यानी कि उसको सुनने में एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है
प्रोसीजर फॉलो करेगी जो प्रिस्क्राइब है। कैसे? 2A में क्या है? एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर passed in appeal under subsection 1 may within a period of 6 months from the date on which the order is communicated to him prefer a revision petition against the order to such authority as may be prescribed and in disposing of the revision petition the said authority shall follow such procedure as may be prescribed। अगर किसी ने अपील करी है सब सेक्शन 1 के हिसाब से, तो उसके 6 महीने के अंदर जो एग्रीवेटेड है यानी जिसको सज़ा मिली है वो रिवीजन पिटीशन डाल सकता है ऐसी अथॉरिटी के लिए जो प्रिस्क्राइब है। मतलब अगर कमांडेंट ने उनको सज़ा दी है तो एआईजी या डीआईजी को अपील की जा सकती है, और डीआईजी की जो रिवीजन पिटीशन है उस अपील के अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो आईजी को या डीजी को अपनी पिटीशन भेज सकता है कि मैं संतुष्ट नहीं। 2B में क्या है? द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज of this subsection on a revision petition preferred by an aggrieved enrolled member of the force or suo motu may call for within a prescribed period the records of any proceedings under section 8 of subsection 2 or subsection 2A and such authority may after making inquiry in this prescribed manner and subject to the provisions of this act pass such order thereon as it thinks fit। जब रिवीजन पिटीशन प्रीफर की जाती है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये उसकी इंक्वायरी होगी और उनको बताया जाएगा, ऐसा ऑर्डर उस इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर पारित किया जाएगा कि ये आपको इस तरह की सज़ा दी जा रही है या हटा दी जा रही है, आपको राहत दी जा रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर एन एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 8 और अंडर सेक्शन 2 and subsection 2A or subsection 2B of this section and may make such inquiry or cause such inquiry to be made and subject to the provision of this act may pass such order thereon as it thinks fit provided that no order imposing an enhanced penalty under subsection 2 or subsection 3 shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the person affected by such order। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जामिन कर सकती है ऐसी प्रोसीडिंग्स को जो सेक्शन 8 के तहत या सेक्शन 2 या 2A या 2B के तहत कोई सजा अगर दी गई है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देख के जो पर्सन अफेक्ट हुआ है ऐसे ऑर्डर्स को उनमें कुछ रियायत दे सकती है या इन्हेंस कर सकती है, जो भी ठीक समझे। अब आता है सेक्शन नंबर 10 ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स। क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी? promptly to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior authority। ऐसे हर ऑर्डर का ओबे करना, एग्जीक्यूट करना जल्दी से, जो उसको लॉफुली इशू हुए हैं सुपीरियर अथॉरिटी से, लेटर पे लिख के जैसे ऑर्डर इशू होते हैं वैसे। सेकेंड है बी पार्ट है टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टुगेदर विद सच अदर इंस्टॉलेशन एज पर द। इसमें वही सब है जो हमने कि ये CSF क्यों बनाई गई है, तो उन सबको प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने के लिए ड्यूटी है उसकी। सी है टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड एनी जॉइंट वेंचर प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड सच अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंड इंस्टॉलेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ विच ही इज डेप्यूटेड अंडर सेक्शन 14। अंडर सेक्शन 14 के अंदर अगर वो डेपुटेशन पे गया हुआ है तो ऐसे जॉइंट वेंचर की या ऐसे अंडरटेकिंग की भी उसको हिफाजत करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड इंस्टॉलेशन रेफर टू इन क्लॉजेज B एंड C। जो B और C में बताए गए हैं इनके एम्प्लॉयज़ की भी रक्षा करनी है। ई में है टू डू एनी अदर एक्ट कंड्यूसिव टू द बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी of the industrial undertaking and installation referred to in clauses B and C and the employees referred in clause D। ऐसे किसी भी एक्ट को जो है बेहतरी से या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की इंस्टॉलेशन में सहायता करनी है, कंड्यूसिवली काम करना है या उसके एम्प्लॉयज़ के लिए। टू प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 14। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है उसकी ड्यूटी, जो कोई भी जो 14A के अंदर बताया हुआ ऐसा कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है। To protect and safeguard the organization owned or funded by the government and the employees of such organization as may be entrusted to him by the central government।
ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसको सेफगार्ड करना है, उसके एम्प्लॉय को भी सेफगार्ड करना है, जिसको जो रन की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एच में है एनी अदर ड्यूटी विद इन एंड आउटसाइड इंडिया विच मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसी कोई भी ड्यूटी भारत में या भारत के बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंटरेस्ट करती है, उसको कहती है करने के लिए, वो करनी होगी। अब सेक्शन नंबर 11 पे आ जाते हैं। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मे विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट। कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स जो जिसके पास ऑर्डर नहीं है मजिस्ट्रेट का या वारंट का ऑर्डर नहीं है, arrest any person who voluntarily cause hurt to or attempts voluntarily to cause hurt to or wrongfully restrain or attempts wrongfully to restrain or assaults or uses or threatens or attempts to use criminal force to any employee referred to in clause D of section 10 or to him or any other member of the force in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such member as the case may be, or with intention to prevent or to deter him from discharging his duty as such member, or in consequences of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty। ऐसा मतलब कोई भी गलत काम करता है, कोई भी खेद पहुंचाने की ड्यूटी में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है एक मेंबर ऑफ द फोर्स। सेकेंड, एनी पर्सन हु हैज़ कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to property belonging to or in the premises of any industrial undertaking referred to in clause B or C of section 10 or relates to the other installation or to property in the premises of the other installation referred to in those clauses। अगर मतलब ऐसा कर नहीं रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो करेगा, ऐसी हरकतें उसकी हैं कि देख के लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ उल्टा करेगा, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन थर्ड में है, 11 के थर्ड में, एनी पर्सन हु कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट अ कॉग्निजिबल ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स और विच इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व डेंजर to the life of any person engaged in carrying on any work relating to any undertaking on installation referred to in clause B and C of section 10। ऐसा कोई भी काम जो रुकावट पैदा करे या एम्प्लॉयज़ की जान को खतरा हो जाए या डेंजर में डाल दे, उसको भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज़ फाउंड trespassing on the premises of any industrial undertaking referred to in clause B and C section 10, he may without prejudice to any other proceedings which may be taken against him be removed from such premises by any member of the force। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ट्रेसपास करता हुआ पकड़ा गया है, मतलब बिना अनुमति के अंदर आता हुआ पकड़ा गया है, चोरी छिपे किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, मतलब उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। पावर टू सर्च विदाउट वारंट, सेक्शन नंबर 12 है कि बिना वारंट के सर्च करने की पावर। Whenever any member of the force not below the prescribed rank has reason to believe that any such offence as is referred to in section 11 has been or is being committed and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or of concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search his person and belongings forthwith, and if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence। मतलब जब उसको लगे कि इसने या तो कुछ कर दिया है या ये कुछ कर सकता है या कुछ करके छुपा सकता है, सबूत को मिटा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की बिना वारंट के वो सर्च ले सकता है। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 2 ऑफ 1974 relating to search under the code shall so for as may be applied to searches under this section। जो प्रोविजंस हैं क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के, भारत दंड संहिता के, वो फिर अप्लाई होते हैं ऐसी सर्चेज पे। सेक्शन नंबर 13 है प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। एनी मेंबर ऑफ द फोर्स मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस एक्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले मेक ओवर द पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर or in the absence of a police officer take such person
or cause him to be taken to the nearest police station together with the report of the circumstances occasioning the arrest. जब ऐसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जैसे ऊपर बताया गया, तो बिना किसी देरी के इस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, और एक रिपोर्ट भी लेके जाई जाएगी कि क्या क्या, क्यों इसको हमने अरेस्ट किया है, क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इसको अरेस्ट करना पड़ा। सेक्शन नंबर 14 है डेपुटेशन ऑफ द फोर्स टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर, जॉइंट वेंचर और प्राइवेट सेक्टर। कि डेपुटेशन पे जब जाते हैं फोर्स के मेंबर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में या पब्लिक सेक्टर में या जॉइंट वेंचर में या प्राइवेट सेक्टर में, subject to any general directions which may be issued by the central government, it shall be lawful for the Director General, on a request received in this behalf from the managing director concerned, of an industrial undertaking in public sector, joint venture or private sector, showing the necessity thereof, to depute such number of members of the force as the Director General may consider necessary for the protection and security of that industrial undertaking, and any installation attached thereto, and the members of the force so deputed shall be at the charge the managing director। तो किसी भी, जैसे जब किसी पीएसयू पे अगर सीएसएफ लगानी है तो वहाँ का एमडी लिख के देगा कि हमें सीएसएफ की इतने मेंबर चाहिए फोर्स के यहाँ पे इसको रक्षा करने के लिए, और फिर डीजी ये संज्ञान लेंगे कि कितने मेंबरों की आवश्यकता है, और वो जो जितने भी व्यक्ति वहाँ भेजे जाएंगे वो सब एमडी की सुपरविज़न में हो जाएंगे फिर। Provided that in case of an undertaking owned, controlled or managed by a government company of which the central government is not a member, by a corporation established by or under a provincial or state government, no such request shall be entertained unless it is made with the consent of the government of the state in which the undertaking is situated। मतलब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के आप किसी भी पीएसयू पे अपनी मर्जी से सीएसएफ नहीं लगा पाएगी, वहाँ पे भेज पाएगी अपनी फोर्स को। If the Director General is of the opinion that circumstances necessitating that the deputation of the member of the force in relation to an industrial undertaking under subsection 1 have ceased to exist, or for any other reason it is necessary so to do, he may, after informing the managing director of that industrial undertaking, withdraw the member of the force or deputed, provided that the managing director may, on giving 3 months notice in writing to the Director General, that the member of the force or deputed shall be withdrawn, and the managing director shall be relieved from the charge from the date of expiration of such notice, or from any earlier date on which the force is so withdrawn। तो एक 3 महीने का नोटिस दे के भी फोर्स को हटा सकता है डायरेक्टर जनरल, किसी भी फोर्स को वहाँ से हटा सकता है एमडी को 3 महीने का नोटिस दे के। एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स विच discharging his function during the period of deputation shall continue to exercise the same powers and be subject to the same responsibility, discipline and penalties as would have been applicable to him under this act if he had been discharging those functions in relation to an industrial undertaking owned by the central government। हर मेंबर के पास वही सब पावर होगी जब वो डेपुटेशन पे होगा या किसी ऐसी पीएसयू की रक्षा कर रहा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको भेजा गया है, तो उसके पास वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसिप्लिन और पेनल्टीज़ लगेंगी जो इस एक्ट के द्वारा उस पर उसमें बताई गई हैं। 14A(1) Subject to any general direction which may be issued by the central government, it shall be lawful for the Director General, on a request received from the Managing Director of an industrial establishment in the private sector or any other person authorized by him in his behalf, to direct the member of the force to provide technical consultancy services relating to the security to such industrial establishment in such manner and on payment of such fee as may be prescribed। सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन देने पे या डीजी साहब को, डीजी सर को ही लगे कि किसी एमडी से कोई रिसीव हुई है रिक्वेस्ट एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में प्राइवेट सेक्टर में कुछ टेक्निकल कंसल्टेंसी देने के लिए सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए भी सीआईएसएफ को वहाँ पे तैनात किया जा सकता है। द फीस रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसी कोई भी फीस जो अंडर सबसेक्शन 1 में अर्जित की जाती है या कमाई जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्शन द एक्सप्रेशन मैनेजिंग डायरेक्टर इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स द पर्सन जो उसका चार्ज है,
जो इंचार्ज में है, जिसके पास कंट्रोल है उस इस्टेब्लिशमेंट का, उसे ही एमडी कहते हैं। अब बात करते हैं 15वें सेक्शन की। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स टू बी कंसिडर्ड ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड लाइबल टू बी एम्प्लॉयड एनीवेयर इन इंडिया। जो ऑफिसर्स हैं और मेंबर ऑफ द फोर्स हैं वो हमेशा ड्यूटी पे कंसिडर्ड किए जाएंगे और वो लाइबल होंगे इंडिया में कहीं भी नौकरी करने के लिए। एवरी मेंबर ऑफ द फोर्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड शैल एट एनी टाइम बी लाइबल टू बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है। Same as provided in section 14, no member of the force shall engage himself in any employment of office other than his duties under this act। मतलब कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स अपने आप को ऐसी ड्यूटीज़ में नहीं लगा सकता जो इस एक्ट के अंदर नहीं आती। 15A रेस्ट्रिक्शन रिस्पेक्टिंग राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक्सेट्रा। मतलब हमें कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने की अनुमति नहीं है मेंबर ऑफ द फोर्स को, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है अंडर सेक्शन 15A। नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन इन रिटर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बी ए मेंबर ऑफ और बी एसोसिएटेड इन एनी वे विद एनी ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशन or with any class or trade unions, labor unions or political associations, or be a member of or be associated in any way with any other society, institution, association or organization that is not recognized as part of the force or is not of a purely social, recreational or religious nature। ऐसी किसी भी ट्रेड यूनियन का, लेबर यूनियन का, पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं रखेगा कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स। दूसरा, ऐसे किसी भी अदर सोसाइटी का, इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का या ऐसे वो प्योरली सोशल, रिक्रिएशनल और रिलीजियस नेचर का है उसका पार्ट नहीं होगा। कम्युनिकेट विद द प्रेस और पब्लिश और कोज टू बी पब्लिश्ड एनी बुक, लेटर और अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट वेयर सच कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन इज इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज और इज ऑफ प्योरली लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक करेक्टर और इज ए प्रिस्क्राइब्ड नेचर। देखिए, प्रेस से कम्युनिकेशन या फिर पब्लिश करना या कुछ ऐसी किताब, लेटर और अदर डॉक्यूमेंट जिसमें एक्सेप्ट वेयर सच कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन इज इन द बोनीफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, जिसमें उसकी बोनीफाइड डिस्चार्ज है ड्यूटीज़ का, कैसे कैसे उसकी ड्यूटीज़ की, या वो प्योरली लिटरेरी हो, आर्टिस्टिक नेचर का हो या साइंटिफिक करेक्टर हो, वो साइंटिफिक वगैरह बता पाएगा। In any question arises as to whether any society, institution, association is of purely social, educational, religious nature under clause B, the decision of the central government thereon shall be final। अगर मतलब जो भी है वो एक सोशल और रिक्रिएशनल और रिलीजियस नेचर के एसोसिएशन से जुड़ सकता है, तो इसके ऊपर डिसीजन, अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। अच्छा, अब बात करते हैं नो मेंबर ऑफ द फोर्स शैल पार्टिसिपेट इन और address any meeting or take part in any demonstration organized by any body of the person for any political purpose or for such other purpose as may be prescribed। कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा या एड्रेस नहीं करेगा ऐसी मीटिंग को जो किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनी है। सेक्शन 16 क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अ मेंबर ऑफ द फोर्स shall not by reason of his suspension from office cease to be a member of the force, and he shall during that period be subject to the same responsibility, discipline and penalties to which he would have been subject if he were on duty। कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स चाहे वो सस्पेंड ही क्यों ना हो गया, उसकी उसकी वही जिम्मेदारियां हैं, उसकी डिसिप्लिन और उसी पेनल्टीज़ के साथ वो रहेगा जैसे अगर वो ड्यूटी पे कंसिडर होता है, उसको वैसे रहना चाहिए, वैसे आचरण करना चाहिए। मतलब ये एक्ट तब भी लागू होता है जब आप सस्पेंड क्यों ना हो, जब कोई सस्पेंड क्यों ना हो। सेक्शन 17 सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेशन आर्म्स एक्सेट्रा बाय पर्सन सीजिंग टू बी मेंबर ऑफ द फोर्स।
Every person who, for any reason, ceases to be an enrolled member of the force shall forthwith surrender to any supervisory officer empowered to receive the same his certificate of appointment, the arms, accoutrements, clothing, and other articles which have been furnished to him for the performance of duties as an enrolled member of the force. जब कोई पर्सन ये सोचता है कि मुझे अब ये क्या कहते हैं नौकरी नहीं करनी या सीज़ कर लिया जाता है उसको उसकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली जाती है तब वो ऐसे सुपरवाइजरी ऑफिसर को जिसके पास पावर है रिसीव करने की अपनी सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसके आर्म्स क्लोथिंग वगैरह सब दे देगा सरेंडर कर देगा any person who willfully neglects or refuses to surrender his certificate of appointment or the arms, equipment, clothing, and other article furnished to him as required by subsection 1 shall, on conviction, be published with imprisonment for a terms which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both. जो ऐसा व्यक्ति जो अपना सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट या आर्म्स इक्विपमेंट्स क्लोथिंग वगैरह नहीं जमा कराता है तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो बताई हुई है तो उसको या तो 1 महीने की जेल हो सकती है या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है The nothing in this section shall be deemed to apply to any article which under the orders of the Director General has become the property of the person to whom the same was furnished. इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसा कोई भी आर्टिकल जो डायरेक्टर जनरल ने कह दिया कि वो उसकी पर्सन की प्रॉपर्टी है वो वापस नहीं देने की ज़रूरत है सेक्शन 18 पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एक्सेट्रा without prejudice to the provisions contained in section 8 every member of the force who shall be guilty of any violation of duty or willful breach or neglect of any rule or regulation or lawful orders made by a supervisory officer or who shall withdraw from the duties of his office without permission or who being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on the expiration of the leave or who engages himself without authority in any employment other than his duty as a member of the force or who shall be guilty of cowardice may be taken into force custody and shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year. ऐसा कोई भी मेंबर ऑफ द फोर्स जो ऐसी कोई गिल्टी करता है सुपरवाइजरी ऑफिसर का कहा नहीं मानता है ऐसे ऑर्डर को मतलब ऑर्डर्स का फॉलो नहीं करता कहा मानने से मेरा ये मतलब है या लीव के एक्सपायरेशन पे नहीं आता है ड्यूटी पे या एब्सेंट हो जाता है विदाउट परमिशन लीव पर या फिर गिल्टी है कोवर्डाइज का यानी कि कायरपने का मे बी टेकन इनटू फोर्स कस्टडी उसको फोर्स की कस्टडी में लिया जा सकता है ऑन कन्विक्शन और कन्विक्ट किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है जेल में जिसका जिसकी जो मुराद है वो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है सेकेंड है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन ऑफेंस पनिश्ड अंडर द सेक्शन शैल बी कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल अगर कोई भी उसने ऐसा काम किया जो ऊपर बताया गया और उसमें उसको सज़ा हुई है तो उसका जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है उसमें उसको बेल नहीं मिलेगी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट द कमांडेंट with the powers of magistrate of any class for the purpose of inquiry into or trying any offence committed by an enrolled member of the force and punishable under this act or any offence committed by an enrolled member of the force against person or property of another member of the force provided that when the offender is on leave or absent from duty when the offence is not connected with the offender's duty तो मतलब मजिस्ट्रेट पावर दे सकती है किसी भी कमांडेंट को इंक्वायरी करने के लिए ठीक है नथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ द फर्म फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर एनी ऑफेंस मेड पनिशेबल बाय दैट लॉ और फॉर बीइंग लायबल अंडर एनी सच लॉ टू एनी अदर और हायर पेनल्टी और पनिशमेंट देन इज प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस बाय दिस सेक्शन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी
19 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 22 ऑफ 1922 टू मेंबर ऑफ द फोर्स। द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 शैल अप्लाई टू मेंबर ऑफ द फोर्स एज इट अप्लाइज टू मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स। तो सभी जो हम सी एस एफ जो भी मतलब सी एस एफ या किसी भी फोर्स में है उसके ऊपर एक्ट 22 ऑफ 1922 फॉलो होता है। 20. Certain acts not to apply to the member of the force. Nothing contained in the Payment of Wages Act 1936 or the Industrial Disputes Act 1957, on the Factories Act 1948, or any corresponding law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in a state shall apply to the mem- to member of the force. तो ये जो सारे एक्ट्स हैं ये फॉलो नहीं होते, ये ऊपर नहीं लगते हैं CSF के। 21 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। In any suit or proceeding against any member of the force or any act done by him in discharge of his duties, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the order of a competent authority। ये एक हक दिया गया है, अगर किसी मतलब कोई ऐसी प्रोसीडिंग चलाई जा रही है उस पर कुछ गलती होगी ऐसी ड्यूटी करने में, डिस्चार्ज ड्यूटी करने में, जिस पे उस पर प्रोसीडिंग चलानी हो, तो वो उसके पास एक अधिकार है कि वो प्लीड कर सके लॉफुल तरीके से कि मैंने ऐसा जो भी किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश पे किया है। Any such plea may be proved by the production of the order directing, and it is so proved, the member of the force shall thereupon be discharged from any liability in respect of the act so done by him, notwithstanding any defect and in the jurisdiction of the authority which issued such order। कोई भी ऐसी प्ली जो प्रूव कर दे कि ये जो उसने ड्यूटी की है, ये जो काम किया है, वो वो अपनी ड्यूटीज़ की डिस्चार्ज कर रहा था, तो फिर कोई भी जुरिडिक्शन उस पर नहीं लगती है, वो अथॉरिटी पे लगेगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी ऑर्डर लॉ फॉर अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स a legal proceeding whichever civil or criminal which may lawfully be brought against any member of the force for anything done or intended to be done under the powers conferred by or in pursuance of any provision of this act or the rules there shall be commenced within 3 months after the act complained or shall have been committed and not otherwise, and notice in writing of such proceeding and of the course thereof shall be given to the person concerned and his supervisory officer at least 1 month before the commencement of such proceeding। तो इसमें यही है कि उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर को बताया जाएगा अगर उस पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल मुकदमा चलाना है 1 महीना पहले, मतलब उस काम के करने के 1 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजरी ऑफिसर को इतला दी जाएगी। अब सेक्शन नंबर 22 कहता है पावर टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट इन particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for regulating the classes, ranks, grades, pay and remuneration of member of the force and their condition of service in the force। इनके ऊपर रूल बना सकते हैं, बनाना है। रेगुलेटिंग द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स authorized to exercise any function by or under this act, fixing the period of service for member of the force, prescribing the description and quantity of arms, equipments, clothing and necessary articles to be furnished to the member of the force, prescribing the place of residence of member of the force। तो इसी तरीके सारे रूल बनाने हैं। ठीक है, बस यही था हमारा CSF अमेंडमेंट, CSF जो एक्ट है 1968 का।